बिहार से विधानसभा चुनाव से पहले आज बिहार में राजनीतिक आरक्षण के मुद्दे पर गर्म रहेगी। पटना में आज धरना देंगे तेजस्वी यादव। आरजेडी दफ्तर के बाहर तेजस्वी का धरना। 65% आरक्षण की मांग पर तेजस्वी यादव धरना देंगे। तेजस्वी के साथ आरजेडी कार्यकर्ता भी धरना देंगे। आरजेडी ने लगाया आरक्षण चुराने का आरोप। तो बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार की राजनीति में आरक्षण का मुद्दा गर्माता दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव 65% आरक्षण की मांग को लेकर आज पटना में धरना देंगे। तेजस्वी यादव ने पटना में होने वाले धरने के बारे में सोशल मीडिया पर भी लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा, हमारी सरकार द्वारा बिहार में बढ़ाई गई आरक्षण सीमा को रोक देने से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा के अभ्यर्थियों को आरक्षण का सीधा नुकसान हो रहा है, जिससे इन वर्गों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। तो ये तेजस्वी यादव ने लिखा है। आगे लिखा कि शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण में भी आरक्षण लागू नहीं होने से इन वर्गों के हजारों अभ्यर्थियों को हजारों नौकरियों का नुकसान। तो तेजस्वी यादव ने आरक्षण का मुद्दा उठा दिया है बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, और आज इसी मुद्दे को लेकर वो आरजेडी दफ्तर के बाहर धरना देंगे कार्यकर्ताओं के साथ में। तो बिहार की राजनीति में आरक्षण हमेशा से एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है और बहुत सारे चुनाव को प्रभावित करता रहा है बिहार में, और अब तेजस्वी यादव आरक्षण के मुद्दे को बिहार में उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 65% आरक्षण की मांग को लेकर आरजेडी धरना देगी। हमारे संवाददाता शशांक हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। शशांक, तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं और 65% आरक्षण की बात कर रहे हैं। क्या ये संविधान के मुताबिक होगा 65%? क्योंकि जो कैपिंग की गई है उससे बहुत ज्यादा मांग यहां पर तेजस्वी यादव की तरफ से की जा रही है। देखिए, चीज़ों को यहाँ समझने की जरूरत है। जब बिहार में महागठबंधन सरकार थी तो उस समय जातीय गणना हुई, तो उसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था, इसको 65% किया गया था। इसके बाद ये मामला जो है पटना हाई कोर्ट में गया, कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। अब चुनावी साल में आरजेडी ने आरक्षण के मुद्दे को लपक लिया है और नीतीश सरकार की घेराबंदी कर रही है। पटना में मैं आरजेडी दफ्तर के आगे खड़ा हूँ, यहाँ पे मंच बनकर तैयार है। 10:30 के आसपास तेजस्वी एवं पार्टी के अन्य नेता पहुँचेंगे। आरक्षण के मुद्दे पर ही जो है वो धरना दिया जाएगा। तेजस्वी का साफ तौर से कहना है कि जब महागठबंधन सरकार थी तो 65% आरक्षण किया गया था, लेकिन बिहार सरकार, केंद्र सरकार के ढीले रवैये के कारण जो है ये खत्म हो गया। सो नीतीश कुमार केंद्र पर दबाव बनाकर इसको जो है संविधान की 9वीं अनुसूची में नहीं डलवा पाए, तो घेराबंदी लगातार जारी है। इन लोगों का कहना है कि जो आरक्षण बढ़ा था उसके रद्द होने से अनुसूचित जाति, जनजाति, जब हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई तो तेजस्वी यादव किन आधार पर 65% आरक्षण की मांग कर रहे हैं? क्या उनका प्रारूप रहेगा इसको लेकर? क्या वो इसको अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी शामिल कर सकते हैं? और आप अगर कुछ तस्वीरें दिखा सकिए अपने पीछे जहां पर तेजस्वी यादव को ये धरना देना है, तो तस्वीरों को दिखाते हुए अपनी बात पूरी करिए। 65% आरक्षण जो कोर्ट की तरफ से रद्द कर दिया गया, उस पर इन लोगों की मांग है कि इसको फिर से लागू किया जाए और संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए, ताकि आगे चलकर कोई दिक्कत नहीं हो। और ये आरजेडी का बड़ा चुनावी मुद्दा है, आगे चल के घोषणा पत्र में भी जो है इसको शामिल किया जा सकता है। देखिए, मैं पहले से कहूँगा कि आपको तस्वीरें दिखाएं। आरजेडी दफ्तर के आगे जो है मंच पूरी तरह से यहाँ पर तैयार है। यहाँ पर पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, विधायक तेजस्वी यादव के साथ यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तेजस्वी ने साफ तौर से कहा है कि हमारी सरकार द्वारा बिहार में बढ़ाई गई 65% आरक्षण सीमा को रोक देने से SC, ST, पिछड़ा, अति पिछड़ा के अभ्यर्थियों को करीब 16% आरक्षण का सीधा नुकसान हो रहा है, जिससे इन वर्ग के 50,000 से अधिक युवाओं को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं आरक्षण के साथ साथ रोजगार के मुद्दे पर भी जो है सरकार की घेराबंदी करने की कोशिश जो है तेजस्वी की तरफ से की जा रही है। बजट सत्र चल रहा है, ये लोग साफ तौर से कह रहे हैं कि आप विधानसभा से प्रस्ताव पारित कीजिए, बिहार में फिर से 65% आरक्षण लागू कीजिए और सीधा उसको केंद्र सरकार से कह के संविधान की 9वीं अनुसूची में डलवाइए, क्योंकि आपके दम पर केंद्र में NDA की सरकार चल रही है। तो निशाने पर सीधा नीतीश कुमार है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शशांक, पूरी जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पंजाब से है। पंजाब में सुखबीर बादल और मजीठिया में तकरार। मजीठिया ने SPGC के फैसले पर सवाल उठाए हैं। अकाल तख्त के जत्थेदार को हटाना गलत, मजीठिया का यह बयान सामने आया है। मजीठिया ने बादल की पीठ में छुरा घोंपा, अकाली दल का ये कहना है। तो अब यहां पर मजीठिया ने जहां सवाल खड़े किए, वहीं अकाली दल मजीठिया पर सवाल खड़े कर रहा है। पंजाब में सुखबीर बादल और मजीठिया में तकरार बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मजीठिया ने SPGC के फैसले पर सवाल उठाए हैं। अकाल तख्त के जत्थेदार को हटाना गलत, मजीठिया का कहना है।
ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ 7 ਮਾਰਚ ਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਲੈਕ ਡੇ ਵਜੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਕਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜੀ, ਉਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਈ है। अकाली दल के कार्यकारी अध्यक्ष बलविंदर सिंह भुंदड़ का कहना है कि मजीठिया ने अकाली दल और सुखबीर सिंह बादल की पीठ में छुरा घोंपा है और यह काम तब किया है जब सुखबीर बादल का साथ देने की जरूरत है। हरसिमरत कौर ने मजीठिया को बचपन से पाला, बड़े सम्मान दिलाए, मजीठिया को सुखबीर बादल की मदद करनी चाहिए थी। तो आप देखिए मजीठिया और सुखबीर बादल के बीच तकरार बहुत ज्यादा बढ़ गया है और यहां पर ये कहा जा रहा है कि ये तकरार और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। सचिन हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सचिन, यहां पर मजीठिया और सुखबीर बादल के बीच तकरार बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने अच्छे संबंध, पारिवारिक रिश्ते और अब यहां पर राजनीतिक तनाव बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है? जी देखिए, इसमें पहले तो हमें जो परिप्रेक्ष्य है उसको समझना है कि अकाली दल में इस वक्त जो है, क्योंकि क्राइसिस है, अकाली दल क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है, तो लीडरशिप को लेकर जो है टकराव जो है श्रोमणी अकाली दल में चला हुआ है कि आखिरकार कौन जो है लीडरशिप जो है श्रोमणी अकाली दल की करेगा। तो उसी का ये नतीजा है कि अब बिक्रम सिंह मजीठिया भी जो हैं सुखबीर सिंह बादल की लीडरशिप में जो निर्णय लिए जा रहे हैं उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। शायद सुखबीर सिंह बादल और श्रोमणी अकाली दल के लिए इससे मुश्किल वक्त जो है नहीं आ सकता, क्योंकि बिक्रम सिंह मजीठिया ने सीधा सीधा सवाल खड़े किए हैं एसजीपीसी ने जो निर्णय लिया है अकाल तख्त जत्थेदार को हटाने का। और एसजीपीसी का जो निर्णय है, क्योंकि एसजीपीसी में जो बहुमत है, मेजॉरिटी है, वो शिरोमणि अकाली दल की है, तो ये जो निर्णय होता है एसजीपीसी का, ये जो है वो शिरोमणि अकाली दल का निर्णय ही माना जाता है। बेशक शिरोमणि अकाली दल ये कहता रहता है कि हम जो है एसजीपीसी के कामों में इंटरफेयर नहीं करते हैं। अब बिक्रम सिंह मजीठिया, शरणजीत सिंह ढिल्लों और कुछ एक नेताओं ने, शरणजीत सिंह ढिल्लों भी सुखबीर सिंह बादल के बड़े करीबी हैं, उन्होंने सीधा सीधा सवाल उठाया है कि ये गलत है जिस तरह से अकाल तख्त के जत्थेदार को हटाया है। और देखिए, जैसे ही बिक्रम सिंह मजीठिया का ये बयान आता है उसके बाद ही जो है श्रोमणी अकाली दल के जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं बलविंदर सिंह भुंदड़, क्योंकि जो सुखबीर सिंह बादल हैं, सुखबीर सिंह बादल जो हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, बलविंदर सिंह भुंदड़ जो है उनको एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है वो बनाया गया है अकाली दल का। तो बलविंदर सिंह भुंदड़ की तरफ से बहुत हार्ड हिटिंग बयान जो है वो बिक्रम सिंह मजीठिया के लिए आता है कि बिक्रम सिंह मजीठिया ने सुखबीर सिंह बादल की पीठ में जो है छुरा घोंपा है ऐसे समय में जब उनको सुखबीर सिंह बादल की मदद करनी चाहिए। आगे में आपसे जानकारी लेंगे। अकाल तख्त के जत्थेदार को हटाने के फैसले पर सीएम भगवंत मान ने कहा कि यह फैसला बदलाखोरी की भावना से किया गया है। देखो, धार्मिक मामला है, पर मैं पहले दिनों कहना हुन्ना कि होना तो यह चाहिए सीगा कि राजनीति धर्म तो सिक्ख्या लेंदी, पर हुण ये लग गया कि राजनीति धर्म नूं सिक्ख्या देण लग गई। जो राजनीति धर्म नूं सिक्ख्या देण लग गई तो आ हाल हो गया। पार्लीमेंट 'च बोलिया सी भी तुहाडियां जेबां 'चों जथेदार निकलते हैं, कदे जथेदार नूं जेब 'च पा लिया, कदे जथेदार नूं जेब 'चों कढ लिया। ठीक है, जदों नाले तां तुसीं सारियां सजावां हाँ हाँ कह के उत्थे मन लिया, सारियां गलतियां गुनाह मन ले हाँ जी करके, उस तो बाद उसकी सज़ा जो तनख्वाह लगी वो भी तुसीं करे। हुण तुसीं कहने हो इन्हां नूं सीट आवांगे तो बदलाखोरी लगती। सचिन, देखिए भगवंत मान ये कह रहे हैं कि अकाल तख्त के जत्थेदार को हटाने के फैसला जो है वो बदलाखोरी की भावना से किया गया है। कैसे देखेंगे? मजीठिया भी सवाल खड़े कर रहे हैं, भगवंत मान भी सवाल खड़े कर रहे हैं और बादल परिवार कहीं ना कहीं घिरता नजर आ रहा है। जी देखिए, बिल्कुल बादल परिवार घिरता नज़र आ रहा है। इसमें ये समझना है हमें कि अकाल तख्त के जत्थेदार या बाकी जो जत्थेदार हैं उनको एसजीपीसी ही लगाती रही है, पहले भी हटाती भी रही है, पर अब क्योंकि श्रोमणी अकाली दल में लीडरशिप के क्राइसिस हैं, लीडरशिप को लेकर टकराव चला हुआ है और अब जो एसजीपीसी ने निर्णय लिया है उसके ऊपर लगातार सवाल जो हैं उठ रहे हैं। और उसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि सुखबीर सिंह बादल और कुछ एक नेताओं को जो है अकाल तख्त साहिब ने जो है वो तनख्वाहिया घोषित किया था और उन्होंने अपनी सज़ा भी जो है काटी थी, जिस दौरान सुखबीर सिंह बादल पे दरबार साहिब में गोल्डन टेम्पल के बाहर जो है हमला भी हुआ था।
तो उन्होंने सजा भी काटी थी। अब सवाल यह है कि उसके बाद क्योंकि शिरोमणि अकाली दल में लीडरशिप टकराव है, मेंबरशिप कैंपेन जो है वो बड़ा जो है एक टिपिंग पॉइंट बन गया था। अकाल तख्त साहिब ने एक 7 मेंबरी कमेटी बनाई थी दरअसल कि वो जो है शिरोमणि अकाली दल की मेंबरशिप ड्राइव जो है उसको देखेगी। उसमें जो बागी गुट हैं, जो सुखबीर सिंह बादल से बगावत कर रहे हैं, वो भी थे, पर शिरोमणि अकाली दल ने जो है लीडरशिप ने उस कमेटी को नहीं माना और अपनी कमेटी जो है, पार्टी की कमेटी जो है बना के मेंबरशिप ड्राइव जो है वो चलाई। अब बीच में जो है ज्ञानी हरप्रीत सिंह जो है उनको हटा दिया एसजीपीसी ने, क्योंकि उनके खिलाफ शिकायत थी। एसजीपीसी ने निर्णय लिया कि ज्ञानी हरप्रीत को जो है तख्त दमदमा साहिब के जत्थेदार के तौर पे हटाया जाएगा। उसके बाद जो है ज्ञानी जत्थेदार जो है रघबीर सिंह, उन्होंने जो है उस निर्णय। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर 12 बजे दिल्ली में योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल से ही दिल्ली के दौरे पर हैं। कल उन्होंने बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और आज दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हमारे संवाददाता नीरज पांडे फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, प्रधानमंत्री मोदी से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी, किन मुद्दों पर बातचीत होगी? कल जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी, आज पीएम मोदी से मुलाकात के क्या मायने हैं? देखिए विशाल, योगी आदित्यनाथ इस समय दिल्ली में है। कल उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की और कहा यही जा रहा है कि संगठन और सरकार में जो विस्तार होना है इसको लेकर लंबी बातचीत हुई और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो रही है। तो दो विषय हो सकते हैं, एक तो कुंभ का समापन हुआ, सफल समापन हुआ, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग और केंद्र सरकार के सहयोग के लिए योगी आदित्यनाथ धन्यवाद भी देंगे और दूसरा कहीं ना कहीं ये भी जानकारी आ रही है कि राज्य सरकार में कैबिनेट का विस्तार होना है, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। इसके लिहाज से भी प्रधानमंत्री से मुलाकात कर योगी आदित्यनाथ कुछ राय मशवरा कर सकते हैं। इसके अलावा संगठन में प्रदेश अध्यक्ष का चयन होना है, तो इन सब विषयों पर योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री के बीच चर्चा हो सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नीरज जानकारी देने के लिए। आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी से आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिलने वाले हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में शनिवार को दिन दहाड़े पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हेमपुर रेलवे ओवरब्रिज में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी को 3 गोलियां मारी गई, जहां उनकी मौत हो गई। यूपी के सीतापुर में पत्रकार की हत्या हुई है। सीतापुर में पत्रकार की गोली मारकर हत्या हुई है। मर्डर केस में पुलिस जांच में जुटी। हत्याकांड में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और कहीं ना कहीं इससे सवाल जरूर खड़े होते हैं कानून व्यवस्था को लेकर भी, जिस तरह से सीतापुर में पत्रकार की हत्या हुई है। हमारे संवाददाता विवेक राय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, आखिर क्या वजह रही, कुछ पता चला क्यों पत्रकार की हत्या हुई है और पुलिस का क्या कहना है? कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से राघवेंद्र वाजपेयी की जो हत्या हुई उसके पीछे परिजनों का ये कहना है कि उन्होंने कुछ दिनों पहले कुछ माफियाओं के खिलाफ, कुछ जो सरकारी माफिया हैं जो सिंडिकेट चला करके अपनी जो चीज़ें हैं मनमानी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ खबरें प्रकाशित की थी, जिसका कहीं ना कहीं विरोध था। परिवार का ये भी कहना है कि वो कल उनको एक फ़ोन कॉल आई, उस फ़ोन कॉल के बाद वो घर से निकले और इसके बाद जिस फ्लाईओवर पर उनकी मौत हुई है वहाँ पर उनकी बाइक खड़ी थी और उसके बाद वो थोड़ी दूर पर वहाँ पर गिरे हुए थे। शुरुआती तौर पर 3 गोली चलने की बात निकल के सामने आई थी, पर अभी ये कहा जा रहा है कि कुल 4 गोलियां उनको लगी हैं। मैं इस वक्त उनके आवास पर ही मौजूद हूं। एक बार तस्वीरें यहाँ की देखिए। उनके जो तमाम जो परिजन हैं रोते बिलखते आपको दिखाई देंगे। अंतिम यात्रा के पहले लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं अंतिम दर्शन के लिए, लेकिन परिजनों में जो कहीं ना कहीं आक्रोश है, क्योंकि उनका ये कहना है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वो अंतिम यात्रा नहीं शुरू करेंगे। तमाम जो लोग हैं उनसे बातचीत भी करेंगे। आपके कौन लगते थे वो? हमारे भाई थे। जी जी जी। ये किसी का फ़ोन आया फिर निकले, क्या हुआ? ये खबर को लेकर ही था, जो भ्रष्टाचार उजागर कर रहे थे, उसमें बड़े बड़े नाम सामने आ रहे थे। शासन से भी जांच बैठ गई थी। उसके बाद जिस तरीके से दिन दहाड़े निर्मम तरीके से हमारे भाई की 4 गोली मार के हत्या कर दी गई है। अब शासन के नाम आ रहे थे सामने, कौन लोग थे? वही अब इतना हम नहीं बता सकते हैं। अभी जो कुछ होता अपडेट मिलेगा हम आपको देंगे, लेकिन वो जो सिंडिकेट एक चल रहा था, एक गिरोह करके वही ज़मीन का काम कर रहे थे, वही खाद्यान्न का काम लोग कर रहे थे, प्रशासनिक लोग मिलके, उनके द्वारा धमकियां भी दी जा रही थी। धमकियां इसके पहले भी मिली? हाँ, धमकियां भी दी जा रही थी, 1-2 बार दी गई हैं धमकियां। फ़ोन पुलिस उन्होंने परिवार को बताया आप लोग को? हाँ, हमसे शेयर करते थे वो, लेकिन हम लोगों ने सोचा चलो
पत्रकार हैं, खबर अबर दिखा देते हैं, भ्रष्टाचार छाप देते हैं, तो सब होता रहता है। लेकिन ये हम लोगों को आशंका नहीं थी कि इस तरीके से निर्मम हत्या दिन दहाड़े कर दी जाएगी। सास पुलिस क्या कह रही है अब? ये तो जिसकी अब वो हमारे बीच नहीं है, आप लोग जो न्याय की मांग कर रहे हैं, पुलिस जांच करने की बात कह रही है। अभी तक कोई विवेक, सॉलिड पहले क्या रिजल्ट इन्होंने नहीं पुलिस आया में हम लोगों शिकायत के की सामने। थी कि किसी प्रकार की धमकी मिल रही हो या किसी प्रकार की आशंका इन्हें रही हो परिवार को? दोषियों की गिरफ्तारी की जाए, ऐसी सजा दी जाए कि एक नज़ीर बन जाए पूरे प्रदेश में। उनको धमकियां मिल रही थी तो क्या पुलिस को कोई शिकायत तब आप लोग की तरफ से दी? नहीं, ऐसी वो धमकियां नहीं थी। वो लोग प्लान बना रहे थे, सब चीज़ें थी, वो इस तरीके का नहीं था, नहीं तो पुलिस का सहारा लिया जाता। आप हम भाई हैं, छोटे भाई हैं उनके जी। पुलिस जिस तरीके की कार्रवाई कर रही है, संतुष्ट हैं पुलिस कार्रवाई? पुलिस कार्रवाई कर रही है, बता रही है, लगातार कार्रवाई कर रही है। कोई नतीजा अभी हमारे सामने विशेष आया नहीं है। बाकी पुलिस से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कोऑपरेट कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। हमें रिजल्ट चाहिए। हम क्रियाक्रम तभी करेंगे जब हमको गिरफ्तारी मिल जाएगी। यात्रा तभी शुरू, तभी संस्कार हमारे भाई का तभी होगा जब सर्वप्रथम दोषियों पे कार्रवाई हो जाएगी, गिरफ्तारी हो जाएगी दोषियों की, मृतक के परिजनों को मुआवजा मिल जाएगा, पत्नी को योग्यता विवेक, अनुसार आप इस सरकारी खबर नौकरी पर मिल जाएगी। नजर उसके बनाए बाद ही रखिएगा। अंतिम फिलहाल के लिए शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।